नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का इंतजार खत्म हो गया है और नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा ये भी तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। दिल्ली से आए बीजेपी के दो बड़े नेता, केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण की मौजूदगी में, जो कि बतौर पर्यवेक्षक रांची पहुंचे थे, उनकी मौजूदगी में विधायकों की बैठक हुई और बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लग गई। जी हाँ, बाबूलाल मरांडी झारखंड के बीजेपी के विधायक दल के नेता होंगे और वो अब अगुवाई करेंगे, ये तय हो गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी वही है और नेता प्रतिपक्ष भी वही है। तो हालांकि आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी दोनों बाबूलाल मरांडी के पास है और बाबूलाल मरांडी की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुहर लगने का जो पूरी कहानी जो है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी आपको मालूम होगा चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन बाहर से नेता जो आए थे, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बाबूलाल मरांडी की एक नहीं चलने दी, जिसकी वजह से पार्टी की स्थिति ये हो गई कि वो सत्ता में न सिर्फ वापसी करते करते रह गई, बल्कि 2019 में जो आंकड़ा था बीजेपी का, वो उस आंकड़े से भी पीछे रह गई। बीजेपी का वोट भी गिरा, आदिवासियों में जो पकड़ थी बीजेपी की वो भी बहुत कमजोर पड़ती गई, खासतौर से संताल परगना में और कोल्हान दोनों इलाकों में, और साथ ही साथ पलामू में भी बीजेपी की स्थिति खराब हो गई। तो बाबूलाल मरांडी के ऊपर अब नई जिम्मेदारी है। हालांकि वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी सियासी धार बहुत मजबूत नहीं रही और पार्टी के सभी विधायकगण उपस्थित रहे। और मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से केंद्र के, अपने जो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बधाई देते हुए साथ ही आज विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे बीच आए आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इन लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं विधायकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में, यानी क्या कहते हैं उसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे। और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर, उसका नेतृत्व करेंगे। उसमें हम अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलने की अपने ओर से मैं प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारे सभी विधायक वरिष्ठ हैं और आज तक हम सब लोगों ने, सब विधायक मिल करके पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि राज्य सरकार ने, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी 4 वर्षों तक प्रतिपक्ष की नेता पद सरकार की, पार्टी की ओर से घोषित होने के बाद भी
इन्होंने मामला को लटका करके रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी समय तक पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से हम सब लोग लड़ाई लड़े, लगातार लड़े, दिन ही नहीं बल्कि रात में भी हम सब लोग लड़ाई लड़े, वहां डेरा डाल करके लड़ाई लड़े। आप सब लोग उसके गवाह। और आज भी राज्य की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी विश्वास है विधायकों का और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और पार्टी को सशक्त और मजबूत करें, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो खामियां रह गई है, आने वाले समय में उस खामियां को हम सब लोग पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, हालांकि दूसरे राज्यों की अपेक्षा झारखंड का प्रदर्शन बीजेपी का वो अच्छा था, लेकिन 14 में 9 सीटें जीती, जबकि पिछले 2019 में 12 सीटें थी बीजेपी के पास। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में 5 सीटें जो कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, वो सभी की सभी सीटें बीजेपी हार गई। और विधानसभा में भी इसका असर देखने को मिला कि विधानसभा में भी बीजेपी को आदिवासियों ने एक तरीके से नकार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात और दिलचस्प कहानी बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाने की जो कहानी है, उसमें है नीरा यादव और चंपई सोरेन। जब झारखंड विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था, उस वक्त नीरा यादव पूरे जोश खरोश में थी। बाबूलाल मरांडी के आदेश के निर्देश की अवहेलना करते हुए वो सदन में बोलती रही और उसके बाद ये माना जाने लगा कि नीरा यादव जो कि ओबीसी नेता है, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर झारखंड में आ सकती है। और वो पूरी कोशिश में थी, लॉबिंग भी की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड बुक में और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले बाबूलाल मरांडी की ताकत का अंदाजा झारखंड में बीजेपी के नेताओं को अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अमित शाह से नहीं बात करते हैं और दूसरे नेताओं से, वो सीधे बात करते हैं प्रधानमंत्री से। और वो प्रधानमंत्री से किस तरीके से बात करते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जब हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में प्रभारी के तौर पर आए थे तो एक चिट्ठी लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे थे दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान, और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बाकायदा चिट्ठी में तमाम तरह की दिक्कतें और अपनी परेशानियां बताई थी। उसके बाद से बताया ये जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी के ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ और मजबूत हो गया और प्रधानमंत्री की इच्छा के बगैर झारखंड में बीजेपी का नेतृत्व कोई और संभाले, ये बहुत असंभव सी बात है। तो बाबूलाल मरांडी ने नीरा यादव और दूसरे तमाम जो दावेदार हैं, क्योंकि इस बार नेता प्रतिपक्ष जो पिछले बार थे अमर बाबरी, वो चुनाव हार चुके हैं। एसटी नेता थे, दलित नेता, वो सदन में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी वोट बैंक के लिए बीजेपी को एक आदिवासी चेहरा चाहिए, मजबूत चेहरा चाहिए। और ओबीसी जो वोट है वो बीजेपी का पूरा माना जाता है कि प्रधानमंत्री की वजह से उनके पास इंटैक्ट है। तो आदिवासी कहीं नाराज न हो जाए, इसीलिए बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया। लेकिन बाबूलाल मरांडी और नीरा यादव की कहानी के बीच में हमें याद करना होगा चंपई सोरेन। चंपई सोरेन कुछ महीनों पहले तक जेएमएम के नेता थे, मंत्री थे, बीजेपी में गए लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद गए और उसके बाद जो कहानी लिखी जाने लगी, बाबूलाल चंपई सोरेन को वो सम्मान मिलेगा, वो हासिल होगा जो कि जेएमएम में रहते हुए हासिल नहीं हो सका। और ये तमाम तरह के वादे झारखंड बीजेपी के नेताओं और केंद्रीय नेताओं ने चंपई सोरेन से किए। लेकिन चंपई सोरेन का आलम यह है, उनकी हैसियत बीजेपी में यह है कि सदन का 2 सत्र हो चुका है, झारखंड विधानसभा का कई दिनों से सत्र चल रहा है, और इस बीच में चंपई सोरेन को बोलने का मौका तक नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात तो दूर, चंपई सोरेन अभी तक
सदन में बीजेपी के नेता के तौर पर स्थापित भी नहीं हो सके, और न ही वो सरकार पर खुलकर हमला बोल पा रहे हैं, और न ही उनको बोलने की इजाजत मिल रही है। तो ये इशारा साफ है कि चंपाई सोरेन को उस दायरे में कैद कर दिया गया है जिस दायरे से बाहर वो आकर बोल भी नहीं सकते। तो चंपाई सोरेन की हैसियत, उनकी जो उनका राजनीतिक सफर एक तरह से बीजेपी में आकर रुक चुका है, वो विराम लग चुका है, ये एक साफ दिख रहा है। और बाबूलाल मरांडी बिल्कुल माना यह जाता है कि वो नहीं चाहते कि चंपाई सोरेन को किसी तरह की तरजीह मिले। तो चंपाई सोरेन अब क्या करेंगे आने वाले दिनों में, एक बड़ा सवाल ये रहेगा, और उनके बेटे क्या करेंगे। हालांकि चंपाई सोरेन चुनाव जीत कर सदस्य तो है, लेकिन हमेशा मंत्री रहते हुए और एक बीजेपी के सदस्य विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर दोनों में बहुत फर्क है, और राजनीतिक विरासत भी उनकी अब खत्म हो चुकी है। वो नई पारी के साथ बाबूलाल मरांडी के अंडर वो काम करेंगे, किस तरीके से दोनों को रिश्ते रहेंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के बिना बताए ही चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल करा लिया गया था, और इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी के पास विधानसभा चुनाव के दौरान। हेमंता बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका उसमें रही थी। तो बाबूलाल मरांडी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बाबूलाल मरांडी का जादू कायम है, क्योंकि कई चुनाव निकल चुके हैं। बाबूलाल मरांडी खुद बहुत मुश्किल से चुनाव जीतते रहे हैं, और इस बार भी वो बहुत आसानी से चुनाव नहीं जीते, उनको जिताने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी बीजेपी को। और अब बाबूलाल मरांडी के सामने में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जैसे दिग्गज नेता है, उनके सामने शिबू सोरेन नहीं है, और नई पीढ़ी के नेता है जेएमएम के, जो कि आदिवासी नेता के तौर पर स्थापित है। हालांकि स्थापित का बाबूलाल मरांडी भी है, लेकिन सत्ता बीजेपी जेएमएम के पास है, और बाबूलाल मरांडी राज्यव्यापी नेता के तौर पर अब फिलहाल उनकी साख उतनी मजबूत नहीं है, जो कि बहुत पहले रहा करती थी। तो कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के बाद जेएमएम के तमाम जो नेता है, और झारखंड में कांग्रेस के भी नेता, जो उन सबसे बड़ी उनको चुनौती आदिवासी नेता के तौर पर मिलेगी। सदन में बाबूलाल मरांडी किस तरीके से सरकार पर हमला करते हैं, और क्या बाबूलाल मरांडी अपनी टीम को एकजुट रख पाएंगे, और सरकार को घेरने में क्या बाबूलाल मरांडी का उस तरीके से साथ दे पाएंगे बीजेपी के विधायक, इन तमाम चीजों की परीक्षा होगी। लेकिन आज जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में नीरा यादव को सबसे पीछे देखा गया, उससे ये साफ हो गया कि नीरा यादव की पॉलिटिक्स भी क्षणिक थी, और उनका भी असर देखने को नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी ने जो गेम किया, या जो गेम खेला, राजनीतिक गेम, उस गेम में वो जीत गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी अब झारखंड में अपनी पहचान फिर से एक बार स्थापित करेंगे। बीजेपी को कितनी बड़ी जीत आने वाले चुनाव में दिला सकेंगे, बीजेपी की जो साख खासतौर से आदिवासियों में घटी है, उसको किस तरीके से वापस दिला पाएंगे, ये तमाम चीजें उनके सामने चुनौतियां भी है। और चुनौती अब बीजेपी के दूसरे नेताओं के पास भी है कि वो किस तरीके से बाबूलाल मरांडी को अपना नेता मानते हुए सदन में उनके अंडर में उनके अंतर्गत काम करेंगे। और साथ ही साथ रघुवर दास का क्या होगा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। रघुवर दास राज्यपाल से इस्तीफा देकर झारखंड पहुंचे थे, और यहाँ पर वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने की कोशिश में थी। तो क्या रघुवर दास को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आगे देखा जा सकता है, और क्या होगा रघुवर दास का अगर रघुवर दास अध्यक्ष बनेंगे और बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, तो दोनों के रिश्ते किस तरीके से खटास भरे रहे, ये भी देखने वाली बात रही है। तो आने वाले दिनों में झारखंड बीजेपी से दिलचस्प कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।